नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दिल्ली से बड़ी खबर बताया जहां तेजस्वी यादव से आज पूछताछ की जाएगी। तेजस्वी से ईडी पूछताछ करेगी। नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ होगी। ईडी की टीम पहली बार पूछताछ करेगी। इससे पहले सीबीआई ने पूछताछ की थी। तेजस्वी को ईडी मुख्यालय बुलाया गया है। इसी मामले में 25 मार्च को सीबीआई ने तेजस्वी यादव से पूछताछ की थी। उस दिन ईडी ने तेजस्वी की बड़ी बहन और आरजेडी सांसद मीसा भारती से भी करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई और ईडी के अधिकारी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से भी पूछताछ कर चुके हैं। जांच एजेंसी के सूत्र के मुताबिक इस मामले की तफ्तीश के दौरान, सर्च ऑपरेशन के दौरान हमने कई महत्वपूर्ण सबूतों और दस्तावेजों को जब्त किया था। लिहाजा उसी मामले में आगे की तफ्तीश और उन दस्तावेजों और सबूतों की सत्यता जांचने के लिए और विस्तार से जानकारी के लिए तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो तेजस्वी यादव से आज पूछताछ होनी है। दिल्ली में पूछताछ की जाएगी और कई अहम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश टीम की तरफ से की जाएगी। तो इससे पहले मीसा भारती से भी करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी। तो नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ की जाएगी। ईडी की टीम पहली बार तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी। नौकरी के बदले जमीन मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी। 11 अप्रैल यानी मंगलवार को दिल्ली के ईडी दफ्तर में अधिकारी तेजस्वी यादव से पूछताछ करेंगे। पूछताछ के लिए सोमवार को पटना से दिल्ली रवाना होते समय मीडिया कर्मियों ने तेजस्वी से इस बारे में सवाल पूछा, जहां तेजस्वी यादव ने सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन पूछताछ के सवाल पर बिना बोले ही आगे बढ़ गए। दिल्ली जा रहे सर, दिल्ली जा रहे। लेकिन दिल्ली में तेजस्वी यादव ने कहा कि ये कौन सी नई चीज है, जनता सब जानती है। अरे भाई, जब से सरकार बनी तब से तो हम कह रहे कौन सी नई बात है। हमको एक भाजपा के नेता मिले थे, वो बता रहे थे कि बहुत अति कर दिया है, लोग समझ रहे हैं। तो लोग, जनता देख रही है, सब जान रहा क्या है नहीं है। 24 है, चलता रहेगा ये सब। इससे पहले इसी मामले में 25 मार्च को सीबीआई ने तेजस्वी से पूछताछ की थी। उसी दिन ईडी ने तेजस्वी की बड़ी बहन और आरजेडी सांसद मीसा भारती से भी करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई और ईडी के अधिकारी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से भी पूछताछ कर चुके हैं। दरअसल ये पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री थे। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री का आरोप है। लालू फैमिली के नाम पर जमीन रजिस्ट्री का आरोप है। जमीन देने वालों को रेलवे के अलग अलग जोन में नौकरियां दी गई। बिना विज्ञापन के कई लोगों को नौकरी देने का आरोप है। पहले अस्थायी नियुक्ति, फिर डील पूरी होने पर नौकरी पक्की कर दी गई। मंगलवार को तेजस्वी से ईडी पहली बार इस मामले में पूछताछ करेगी। देखना होगा मंगल तेजस्वी के लिए मंगल साबित होता है या फिर अमंगल। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और पटना से शैलेंद्र और संजय कुमार की रिपोर्ट। और दिल्ली से शंकर आनंद फोन लाइन पर है। शंकर, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में पहले सीबीआई की पूछताछ हुई और ईडी से पहली बार सामना होगा तेजस्वी यादव का। किस तरीके के सवाल होंगे, कब पूछताछ की जाएगी, क्या जानकारी और आपके पास? पहली बार तेजस्वी यादव से आज जमीन के बदले नौकरी वाले मामले में आज जांच एजेंसी के द्वारा पूछताछ की जाएगी और तकरीबन 11 बजे तक तेजस्वी यादव ईडी मुख्यालय पहुंच जाएंगे। और जिस तरह से आरोप की अगर बात करें, यह आरोप बेहद संगीन है। हालांकि देखिए, जिस तरह से सीबीआई के द्वारा केस रजिस्टर्ड किया गया था, उस दर्ज एफआईआर में तेजस्वी यादव का नाम नहीं है। सीबीआई के द्वारा इस मामले में चार्जशीट भी फाइल किया जा चुका है पिछले साल अक्टूबर महीने में, लेकिन उस चार्जशीट में भी तेजस्वी यादव का नाम नहीं है। और सीबीआई के ही दर्ज एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने इस केस को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। तो यहाँ पर जांच एजेंसी का ये कहना है, जो जांच एजेंसी के हमारे सूत्र बताते हैं कि पिछले समय में कुछ समय पहले जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण ऐसी जानकारियां मिली और उसी जानकारियों के आधार पर जो जिस तरह से तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, तमाम दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया, उसी के आधार पर तेजस्वी यादव से पूछताछ किया जाना है। तो आज तेजस्वी यादव को तकरीबन 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है और 11 बजे जब पूछताछ की प्रक्रिया में तेजस्वी यादव हिस्सा लेंगे, उसके बाद इन तमाम सवालों का जवाब जानने का प्रयास किया जाएगा कि जिस तरह से
कई ऐसी संपत्तियां हैं जो तेजस्वी यादव के नाम है या उससे परिवार से जुड़े हुए अन्य संपत्तियों के बारे में वो उनसे पूछताछ की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि 25 मार्च को जिस तरह से इसी केस में सीबीआई के द्वारा पूछताछ की गई थी और आज ईडी के द्वारा पूछताछ की जाएगी, तो आज कई घंटे तक इस मामले में पूछताछ हो सकती है और निश्चित तौर से इन सवालों की जो फहरिस्त है वो पहले से ही ईडी के द्वारा तैयार कर ली गई है। अब देखना लाजमी होगा कि उन तमाम सवालों का जवाब तेजस्वी यादव दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। हालांकि सीबीआई के 25 मार्च को जो पूछताछ हुई थी, सीबीआई उन तमाम सवालों से संतुष्ट नहीं दिखी थी। जी शंकर, इससे पहले मिसा भारती से ईडी ने पूछताछ की थी और अब ईडी से आज पहली बार जो सामना वो तेजस्वी यादव का होने जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि जो जानकारी इकट्ठी की गई होंगी मिसा भारती के जरिए, उन तमाम चीजों को इकट्ठा करके और भी कई जो सवाल मिलान उसकी कोशिश से ईडी की टीम करेगी? देखिए यहाँ पे ये जिस तरह से मीसा भारती की अगर बात करें तो मीसा भारती से भी इस मामले में पूछताछ किया जा चुका है और मीसा भारती के साथ साथ कई अन्य आरोपियों से भी इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है। तो उन तमाम सवालों का जो जवाब है जिस तरह से बाकायदा ईडी के द्वारा दर्ज किया गया और तेजस्वी यादव से जो पूछताछ होगी वो कई मायनों में अलग होगी, क्योंकि जिस तरह से सर्च ऑपरेशन के दौरान देखा गया था राजधानी दिल्ली, एनसीआर, बिहार और कई अन्य स्थानों पर भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। तो उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई ऐसी प्रॉपर्टी जो बेनामी प्रॉपर्टी कह सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी मिली थी। तो क्या उस प्रॉपर्टी का वास्ता तेजस्वी यादव या उनके परिवार के लोगों के साथ में है या नहीं है, तो उससे जुड़े हुए तमाम जो जानकारियां हैं उस जानकारियों को समझने के लिए और उस मामले में विस्तार से पूछताछ करने के लिए तेजस्वी यादव को बुलाया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जब तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जाता है तो कानून के मुताबिक ये प्रावधान है कि आरोपी से भी इस मामले में पूछना उचित होता है कि क्या ये आपकी प्रॉपर्टी है या नहीं है, क्या आपका इसके वास्ता है या नहीं है। और इस मामले में तेजस्वी यादव से जुड़े हुए कई ऐसे अन्य लोग भी जो हैं उनके यहाँ भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उन तमाम लोगों से इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जा रही है और एक तरह से पिछले कुछ दिनों के दौरान में जो पूछताछ की गई है उसी के आधार पर आज तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और इसी मामले में जल्द ही तेजस्वी यादव की जो अन्य बहनें हैं हेमा, लता, उनको भी नोटिस भेजा जाएगा और उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, क्योंकि इस केस में देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत कई उनके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनको भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। उनके खिलाफ भी चार्जशीट फाइल की गई है। तो चार्जशीट तो एक तरफ देखा जाए कि एक तरफ सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, दूसरी तरफ ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो थोड़ा सा कहा जा सकता है कि वो काफी तेज गति से चल रहा है और ईडी के हमारे सूत्र बताते हैं कि तकरीबन ये 600 करोड़ का ये मामला हो सकता है, जिसमें कि तकरीबन 200 करोड़ की जो इसमें लेन देन है वो संदिग्ध है और इसके साथ ही तकरीबन 350 करोड़ की जो प्रॉपर्टी चल और अचल संपत्तियों के बारे में जो जानकारी मिली है उससे जुड़े हुए इन तमाम मामलों की पड़ताल की जा रही है और देखना लाजमी होगा कि इस मामले में ईडी के द्वारा पहली गिरफ्तारी किसकी होती है, क्योंकि इस मामले में कई रेलवे के अधिकारी भी रडार पर हैं जिनसे इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक तरफ सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन और दूसरी तरफ देखा जाए कि ईडी का इन्वेस्टिगेशन भी काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल शंकर, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ेंगे आगे, लालू प्रसाद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताया, जहां लालू प्रसाद फिर से सिंगापुर जाएंगे। बता दें कि रूटीन चेकअप के लिए सिंगापुर लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से जाएंगे। इसी माह लालू सिंगापुर जाएंगे, ऐसी खबर है। डॉक्टर से समय लेने के बाद वो रवाना होंगे। दिसंबर में किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया था। बेटी रोहिणी ने लालू यादव को किडनी दी थी। डॉक्टर ने 6 माह से पहले आकर चेकअप करवाने की सलाह दी थी और उसी सलाह को मानते हुए एक बार फिर से रूटीन चेकअप के लिए जाएंगे कि जो ट्रांसप्लांट किडनी का किया गया था उसके बाद से किडनी किस तरीके से काम कर रही है, उन तमाम चीजों का स्वास्थ्य परीक्षण जो है वो किया जाएगा। और इसी माह लालू प्रसाद यादव सिंगापुर जाएंगे, डॉक्टर से समय लेंगे और उसके बाद से लालू प्रसाद यादव सिंगापुर पहुंचेंगे, जहां एक बार फिर से उनके स्वास्थ्य की, उनके किडनी के काम करने की जो प्रोसेस है उसकी जांच डॉक्टर्स करेंगे और जो भी सलाह, जो भी एडवाइस होगा वो लालू प्रसाद यादव को पालन करना होगा डॉक्टरों का। तो डॉक्टर समय लेने के बाद से इसी महीने लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में रवाना होंगे और दिसंबर में किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया था।
तो डॉक्टर से समय लेने के बाद से लालू प्रसाद यादव सिंगापुर जाएंगे। हालांकि फिलहाल लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव का जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था वो काफी सफल रहा। हालांकि लगातार डॉक्टरों की देखरेख में और लगातार उनकी जो एडवाइस थी उसके अनुसार लालू प्रसाद यादव चलते रहे और अब सिंगापुर एक बार फिर से रूटीन चेकअप के लिए वो जाएंगे। बिहार में अब शिक्षकों की नियुक्ति नई नियमावली के तहत की जाएगी। आयोग की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थी ही शिक्षक बन सकेंगे, जिसको लेकर शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया है। तो सियासत भी गर्मा गई है। रिपोर्ट देखिए। बिहार शिक्षा नियमावली 2023 को नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ अब बिहार में 3 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। नए फैसले के मुताबिक शिक्षक अब नियोजित नहीं बल्कि राज्य कर्मी माने जाएंगे। आयोग के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सरकार की ओर से आयोग के जरिए परीक्षा आयोजित होगी, जिसके तहत बहाली की जाएगी। इस नियमावली का नाम होगा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023। इस नियमावली के तहत अब जो भी नियुक्तियां राज्य सरकार शिक्षकों की करेगी, राज्य सरकार नियुक्ति के लिए एक अलग परीक्षा आयोग के माध्यम से लेगी। तो एक आयोग जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी, हो सकता है बीपीएससी, हो सकता है कोई भी आयोग जो है जो निर्धारित करेगी, उसके माध्यम से राज्य सरकार परीक्षा लेगी। तो बिहार शिक्षा नियमावली को मंजूरी मिलने पर अब नियोजित नहीं शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा। आयोग के जरिए 3 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। राज्य कर्मियों की तरह वेतन और भत्ते मिलेंगे। उम्र सीमा में अभ्यर्थियों को 10 साल तक की छूट मिलेगी। सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 मौका मिलेगा। आरक्षण के तहत हर विषय में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण मिलेगा। ये राज्य कर्मी का दर्जा होगा, आकर्षक वेतनमान होगा, आकर्षक सैलरी होगी और सभी तरह की सुविधाएं होगी। जो नियोजित शिक्षक हैं वो जो नियमित शिक्षक होंगे उनको एक परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से पास करेंगे और वो भी नियमित शिक्षक बनेंगे और आकर्षक वेतन होगा। 2.25 लाख के आसपास की अभी होगी शिक्षकों की। अब फिर जो है माध्यमिक विद्यालय में, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की बहाली होगी वो कोई 40-50 हज़ार का। जाहिर तौर पर बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ही नियोजित शिक्षकों के लिए भी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। लंबे समय से 7वें चरण की बहाली को लेकर नियोजित शिक्षक सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कई बार प्रदर्शन किए। सरकार के इस बड़े फैसले से अब बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। जहां शिक्षक संघों ने नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली का विरोध किया है, सभी शिक्षक संघों ने एक साथ आंदोलन का ऐलान किया है। शिक्षक संघ का कहना है कि राज्यकर्मी बनने और नियमित वेतनमान के नाम पर छलावा किया गया है। नई नियमावली से पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को कोई लाभ नहीं होगा। साथ ही यह भी कहा है कि पूर्व के शिक्षकों को औकात दिखाने के लिए नई नियमावली बनाई गई है। चुनावी घोषणा पत्र के नाम महागठबंधन ने झुंझुना थमा दिया है। सरकार के खिलाफ जल्द ही आंदोलन का भी ऐलान किया जाएगा। सारे लोग बीटेड सीटेड टेस्टेड एग्जाम देके बहाल हुए हैं। मैक्सिमम लोग आपके जो नियोजित शिक्षक हैं, यही एग्जाम पास करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पे या अन्य राज्यों में असिस्टेंट टीचर बना के फुल स्केल दिया जाता है। और आप यहाँ पे भांति भांति का नया नया ये प्रोपेगेंडा खेल रहे हैं। आप एकदम खेल कर गए हम लोगों के साथ, वाहवाही भी लूट लिए। ये नहीं चलेगा। हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं इसका और सारे शिक्षक संगठन मिलके समन्वय समिति बना के इसका विरोध करेंगे। सड़क से लेके, सदन से लेके न्यायालय तक की लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग छोड़ने वाले में से। और आज जब ये उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो कहते हैं कि अब आयोग के द्वारा परीक्षा लीजिए, तब जाकर के आपको जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। यह शिक्षकों के साथ छलावा है, धोखा है और इस धोखा के खिलाफ बिहार के नियोजित शिक्षकों में आक्रोश भड़क चुका है और यह आक्रोश बहुत जल्दी बिहार की सड़कों पर आंदोलन के सत्र में उमड़ेगा। और इस नई नियोजन नियमावली में
स्थानांतरण की कोई बात नहीं की गई है। वह नियोजन इकाइयों को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि यह नियमावली केवल और केवल नए संवर्ग, एक अध्यापक संवर्ग बना दिया गया, उसकी बहाली के लिए नियमावली लाई गई है, जो बीपीएससी के माध्यम से बहाली करेगी। तो आखिर इस नियमावली से पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को क्या लाभ मिला? न उनको इसका स्थानांतरण का लाभ मिल पाएगा, न प्रोन्नति का लाभ मिल पाएगा। क्या मिलेगा? मिलेगा यही कि वो गुलाम बनकर रह जाएंगे। पूर्व में भी ये गुलाम थे, आज भी गुलाम रहेंगे। 20 वर्षों से जो शिक्षक काम कर रहे हैं, आज जो नई बहाली होगी, नई बहाली के तहत जो आएंगे अध्यापक संवर्ग का शिक्षक, उन पर शासन करेंगे। तो ये शासन वर्ग को पैदा करने के लिए नियमावली लाई गई है। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर नई नियमावली को हरी झंडी मिलने के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। नई नियमावली को लेकर सरकार और सत्ताधारी दलों के नेता जहां अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने शिक्षक अभ्यर्थियों को फिर से ठगने का आरोप लगाया है, जबकि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने सुशील मोदी सहित विरोधी नेताओं पर इस नई नियमावली को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने फिर से एक बार बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को ठगने का काम किया है। नीतीश जी, टीईटी और एसटीटी की परीक्षा 2019 में जिन लोगों ने दी और जो हजारों लोग उत्तीर्ण हो गए, क्या उनको फिर से एक बार परीक्षा देनी पड़ेगी? क्या अब विद्यालयों के अंदर 3 प्रकार के शिक्षक होंगे? एक पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, एक नियोजित शिक्षक और एक जो नए नियमावली के तहत जो नियुक्त शिक्षक होंगे। लेकिन ऐसे फैसलों से भाजपा के पेट में दर्द होता है। सुशील कुमार मोदी जी का बयान इसी का प्रकटीकरण है। वो लोग राजनीतिक द्वेष से पीड़ित हैं, नहीं चाहते हैं कि जनता या शिक्षक हमारी सरकार के करीब आए, इसलिए भ्रम फैलाने की लगातार कोशिश करते हैं। भर्ती और नियमावली प्रक्रिया पर बोल रहे हैं, सबसे पहले तो उनको बोलने का अधिकार नहीं है। 2019 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भागीदार थी, लेकिन कभी भी उसने गंभीरता नहीं दिखाई, ना तो रोजगार के प्रति और ना ही शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया के प्रति। डरे नहीं, क्योंकि इस तरह से अफवाह उड़ाई जा रही है कि एग्जाम देना होगा, शिक्षक देंगे तब बनेंगे। अरे तो जब शिक्षक और शिक्षा और विद्या में जब तक परीक्षा ना हो तब तक डरना कैसा? लोगों की अफवाहें पे मत जाएं। और ये बहुत बड़ा, बहुत ही अति उत्तम सराहनीय कदम है। और इस बीच बड़ी खबर, यूट्यूबर मनीष कश्यप के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यूट्यूबर मनीष कश्यप को सोमवार को भी अदालतों से राहत नहीं मिली। मनीष की सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 10 अप्रैल को सुनवाई नहीं हो सकी, जबकि मदुरई कोर्ट में मंगलवार तक याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी गई। अब आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष की याचिका पर सुनवाई होगी, जिस पर सबकी नजरें टिकी है। मामला बिहार और तमिलनाडु में मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज केस को क्लब करने का है। याचिका के जरिए 2 अहम मांग की गई है। पहली मांग मनीष के जमानत की, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें नियमित जमानत देने की मांग की गई है। याचिका के जरिए दूसरी बड़ी मांग है कि बिहार और तमिलनाडु में मनीष पर दर्ज एफआईआर को एक साथ क्लब करने की मांग की गई है, ताकि एक ही जगह पर सारे केस की सुनवाई हो सके। बिहार में यूयू ने मनीष पर 4 केस दर्ज किए हैं, वहीं तमिलनाडु में 3 केस फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले को लेकर दर्ज किया गया है। 5 अप्रैल को मनीष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 6 अप्रैल को तमिलनाडु पुलिस ने उसके ऊपर एनएसए लगा दिया। फिलहाल मनीष कश्यप मदुरई सेंट्रल जेल में बंद है। बड़ा सवाल है कि क्या मनीष को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बन रही है न्यूज़ 18।